कलयुग स्त्री का कौन सा अंग रात को बड़ा हो जाता है, जिसे पुरुष सबसे ज्यादा पसंद करता है? एक बार देव ऋषि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है, वो पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है। फिर देव ऋषि नारद अपने मन में सोचने लगे कि जो एक स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से विनती करती है, और वही स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध कैसे बना सकती है? ये प्रश्न नारद जी को बहुत परेशान कर रहा था। तब देवर्षि नारद ने सोचा कि इसका उत्तर मुझे भगवान श्री कृष्ण अवश्य देंगे। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसका निवारण करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तब नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आपके मन में जो प्रसन्न है, आप निश्चिंत होकर पूछे, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है, वो पराये पुरुष के साथ एक झोपड़ी में संबंध बना रही है। वो तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो फिर वो अपने पति को धोखा क्यों दे रही है? अब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, आज आपने ये प्रसन्न पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार कर दिया है। वास्तव में ये प्रसन्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, तभी आपको यह रहस्य समझ में आएगा। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, दक्षिण देश में एक अत्यंत स्वाभिमान नगरी थी। उस नगरी में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे शास्त्र विद्या के साथ साथ नक्षत्र विद्या का भी पूरा ज्ञान था। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब उस पंडित ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो वो बहुत घबरा गया, परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और वो अपनी पुत्री को देखकर उससे बहुत प्रसन्न थी। तो वो पंडित अपनी पत्नी को इससे प्रसन्न देकर उससे कुछ नहीं कहता है और वो अपनी पुत्री का नाम मोनालिसा रखता है। मोनालिसा अपने माता पिता की लाडली पुत्री बन गई थी। अब देखते ही देखते उस पंडित की पुत्री कब विवाह के योग्य हो गई पता ही नहीं चला। अब उस पंडित को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वो पंडित अपनी पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष था। इसलिए वो अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। जब भी उस पंडित की पत्नी अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती, तो वो पंडित उस बात को टाल देता था, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में ऐसा दोष था कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा, उसकी 2 से 3 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से वो पंडित अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। उस पंडित की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर पंडित की पुत्री को देखकर गांव और मोहल्ले के लोग भी अब उस पंडित की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन पंडित की पत्नी को शांति नाम की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे कहा, बहन, तुम अपनी पुत्री मोनालिसा का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? मोहल्ले के लोग तुम्हारे पति को बहुत ही भला बुरा बोलते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब पंडित की पत्नी बोली, बहन, मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूं कि अपनी पुत्री का विवाह अब हमें कर देना चाहिए, परंतु जब भी मैं मेरे पति से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती हूं, तब वे मेरी बात को टाल देते हैं। बहन, आज मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से अवश्य करूंगी। अब इतना कहकर पंडित की पत्नी वहां से चली गई और जाकर अपने घर में गुस्से में काम करने लगी।
थोड़ी देर के बाद जब पंडित वहां पर आया, तब वो उस पर क्रोधित होकर बोली, सुनिए जी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूं। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग अब हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है। अब वो पंडित अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पति की बात सुनने के बाद पंडित को भी लगा, चलो अब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और उसके लायक एक वर को ढूंढते हैं। कुछ दिनों बाद उस पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक तो सही चला, परंतु कुछ दिनों के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब ये बात उस पंडित और उसकी पत्नी को पता चली, तो पंडित को तो पहले से ही पता था कि मेरी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु अभी भी उस पंडित ने अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताई। अब पति के बिना उस पंडित की पुत्री का ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए वो अपने पिता के घर आ गई। कुछ दिनों के बाद पत्नी के कहने पर फिर से पंडित ने उसके लायक वर ढूंढा और फिर से उसका विवाह कर दिया। वैसे ही कुछ दिन पंडित की पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय के बाद फिर से पंडित की पुत्री का पति मर गया। अब जब 2 बार ये हो चुका था और तीसरी बार उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह तीसरी जगह कराया, तो जब विवाह हो गया और पंडित की पुत्री अपने ससुराल को जाने लगी, तब पंडित ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम जहां जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। अब अपने पिता की ऐसी बातें जब उसकी पुत्री ने सुनी, तो वो सुनकर दंग रह गई। साथ में वो पंडित की पत्नी भी दंग रह गई। उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब उस पंडित की पुत्री अपने ससुराल चली गई, तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे प्रिय, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा। अब वो पंडित अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था, तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र उसके विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था। हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा, वे 2 से 3 साल के भीतर ही मर जाएगा। उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठा कर खिलाते रहेंगे। कल को हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहां क्या करेगी। अगर वो अपने ससुराल में रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसे शायद बाल बच्चे हो जाएं, तो वो बड़े आराम के साथ अपना जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं अपने पति से कितना बुरा भला कहा करती थी, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा, इसलिए उसका विवाह किसी से भी नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद इधर उस पंडित की पुत्री को विवाह के 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री को 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम गोविंद था और छोटे पुत्र का नाम नंदलाल था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब वो अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वो अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। अब वो अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वो बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा वाला बेटा गोविंद अब एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। गोविंद का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। उसका नाम समर था। वो उसके बगल वाले गांव में रहता था। गोविंद का छोटा भाई नंदलाल अभी पढ़ाई कर रहा था। जब गोविंद बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम मीना था उससे कर दिया। मीना बहुत ही शर्मिली लड़की थी। वो जितनी शर्मिली थी उतनी ही रूपवती थी।
गोविंद की पत्नी बनने के सारे गुण मीना के अंदर विद्यमान थे। मीना जिस गांव से थी उसी गांव में समर रहता था। जब गोविंद की शादी हो गई तो कुछ दिनों के बाद गोविंद फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी मीना को गांव में अपनी मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर अपने व्यापार को संभालने के लिए चला गया। गोविंद ये समझता था कि अभी उसका छोटा भाई पढ़ रहा है, इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए, उन्हें समय पर खाना पानी मिलता रहे, जिससे वो समय पर सभी काम कर पाए। और उसकी मां की भी अब उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए गोविंद ने अपनी पत्नी मीना को गांव में छोड़ने का फैसला किया था। जब भी मीना को कुछ चाहिए होता तो गोविंद समर से कहकर मीना को वह चीज दिलवा दिया करता था। यदि मीना को कहीं आना जाना भी होता था तो गोविंद समर से कहकर मीना को उस जगह पहुंचवा दिया करता था। मीना भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति गोविंद से अत्यधिक प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा। अब अचानक से एक दिन समर गोविंद के घर आया। उस दिन गोविंद की पत्नी मीना घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर आओ। आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने तुरंत मुझे आपके पास भेजा है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जब मीना ने समर की इतनी बात सुनी तो वो भागती हुई समर के पास पहुंची। अब इतने में मीना की सासू मां भी आ जाती है। जब वो समर को बाहर देखती है तो वो समर के घर आने का कारण पूछती है। तब समर कहता है कि मां जी, मीना भाभी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने मुझे अति शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहां आया हूं। जब मीना की सास ने समर की बात सुनी तो वो मीना से कहने लगी कि बेटी जल्दी जाओ और अपने पिताजी की देखरेख करो। तभी मीना समर के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चली जाती है। घर जाकर उसने अपने पिताजी की अच्छी तरह से देखभाल की और धीरे धीरे उसके पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब मीना का पति बाहर रहता था। वो अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वो अपने पिताजी की देखरेख में लगी रहती थी। उधर समर भी रोजाना मीना के पिताजी का हाल पूछने के लिए मीना के घर आया करता था। मीना को समर के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उससे समर के प्रति लगाव होने लगा। वो मन ही मन समर से प्रेम कर बैठी, परंतु वो समर के मन के कपट को नहीं जान सकी, क्योंकि समर एक अय्यास लड़का था। वो कोई काम भी नहीं करता था और उसे जुए की बहुत बड़ी लत थी। साथ में वो स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं के साथ गमन करता था। मीना को ये बात पता नहीं थी कि समर की नजर अब मीना के ऊपर आ चुकी है। इधर मीना भी समर से प्यार करने लगी थी। अब मीना के पिताजी भी ठीक हो गए, लेकिन मीना तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। समर रोज मीना के घर पर आया करता था, इसलिए मीना और समर रोज घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब मीना ने समर से कहा कि समर, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। तब समर ने मीना से कहा कि कहो भाभी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। समर ने एहसास जताते हुए बोला कि जैसे वे दूध का धुला हुआ हो। जब समर के मुंह से मीना ने भाभी शब्द सुना तो वे गुस्से में बोली कि समर, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, अन्यथा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब समर ने कहा ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब समर की बात टालते हुए मीना ने कहा, समर, सच बात तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। जैसे ही समर ने मीना के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में खुशियों के पटाखे फूटने लगे और वह मन से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वेश्याओं के साथ गमन में मेरे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और मैं घर बैठे मीना से प्रेम कर पाऊंगा। समर तो मीना को चाहता ही था, वे उसकी हो जाए, और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और मीना समर के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में गहरा संबंध बना। अब कुछ दिन बाद जब मीना के ससुराल से बुलावा आया तो समर से मिलने के लिए मीना ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया।
तब मीना ने समर से कहा कि समर, मेरे ससुराल से बुलावा आया है। अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। अब समर तो वासना का आदी तो था ही, इसलिए समर मीना की बात मान जाता है और मीना समर से इतना कहकर घर आ जाती है। अब मीना के पिता मीना को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से समीर के घर जाते हैं, क्योंकि मीना का कोई भाई नहीं था और ना ही कोई बहन थी। इसलिए मीना को ससुराल ले जाने के लिए मीनाक्षी के पिता को और कोई उचित व्यक्ति नहीं लगा, इसलिए वे समर को बुलाने के लिए गए। जब समर मीना को उसके ससुराल लेकर जा रहा था तो रास्ते में ही उन दोनों के अंदर दोस्तों मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखकर हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।